मटेरियल्स के क्रॉस एटम्स और आइंस की मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे। ये जो मूवमेंट्स होती हैं नॉर्मली इनको जो मैकेनिज्म डिक्टेट करता है उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। सो इंटर डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? इंटर डिफ्यूजन का मतलब ये है कि अनलाइक एटम्स का आपस में डिफ्यूज होना। जैसे कि एक निकल की शीट है और एक कॉपर की शीट है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, और हाई टेम्परेचर के ऊपर निकल के एटम्स जो हैं वो कॉपर के अंदर डिफ्यूज हो जाएं और कॉपर के एटम्स जो हैं वो निकल के अंदर डिफ्यूज हो जाएं। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये एटम्स जो हैं ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज कर रहे हैं और इस प्रोसेस को हम इंटर डिफ्यूजन का नाम देंगे। तो इंटर डिफ्यूजन जो है उसमें दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं। एक होता है वैकेंसी डिफ्यूजन। वैकेंसी डिफ्यूजन के अंदर सेल्फ डिफ्यूजन मैकेनिज्म भी अकर करता है। सेल्फ डिफ्यूजन और इसके अलावा डिफ्यूजन इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशनल एटम्स, एन एटम लीव्स इट्स लेटेस्ट साइड टू फिल अ नियर बाय वैकेंसी। तो इसमें सेल्फ डिफ्यूजन हो या इंटर डिफ्यूजन हो, दोनों सूरतों में एटम जो है वो लेटेस्ट साइड को छोड़कर एक नियर बाय वैकेंसी में शिफ्ट हो जाता है, और जो उसकी लेटेस्ट साइट होती है वहां पर एक नई वैकेंसी जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। तो जैसे जैसे जो है वो डिफ्यूजन ये वाला कंटिन्यू करता है तो एक एटम्स का काउंटर फ्लो होता रहता है, यानी कि उस वैकेंसी को कोई और एटम आकर फिल कर दे, और इस तरह से वो डिफ्यूजन जो है वो कंटिन्यू करता है। तो अब अगर हम इसको एक ग्राफ के ऊपर देखें ना तो डिफ्यूजन का ताल्लुक होता है डिस्टेंस के साथ, और साथ एटम्स की जो परसेंटेज वो डिफ्यूज कर रही है। तो अगर यहाँ पे आप इन दोनों शीटों को देखें, ये बॉन्ड हुई हुई है, एक तरफ कॉपर है दूसरी तरफ निकल है। तो अब जो है इस सरफेस की अगर हम बात करें तो इसको कॉपर के यानी कि किसी एक एटम के दूसरे में डिफ्यूजन के लिहाज से हम इस ग्राफ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कॉपर के डिफ्यूजन को पहले स्टडी किया जा रहा है। तो कॉपर के डिफ्यूजन का यहाँ पे इसका मतलब है कि परसेंटेज हम कॉपर की देख रहे हैं कि वो कितने परसेंट जो है वो निकल की शीट के अंदर डिफ्यूज हुई है। अच्छा, अब अगर आप देखें राइट साइड के ऊपर निकल है, तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये नीचे ये जो ग्राफ है इसके अंदर एक्स एक्सिस की पर जो है ना वो डिस्टेंस है। तो इस जितनी इसकी थिकनेस है ना, कंबाइंड थिकनेस, उतना आप समझ लें कि ये एक्स एक्सिस की थिकनेस है। तो इसका हाफ, राइट हाफ जो है वो निकल के ऊपर मुश्तमिल है और लेफ्ट हाफ जो है वो कॉपर के ऊपर मुश्तमिल है। तो अगर मैं कॉपर की परसेंटेज देखूं तो वो निकल के अंदर यानी कि राइट साइड वाला जो हाफ है ये वाला, इसके अंदर कॉपर की एटम्स की परसेंटेज 0 है। तो इसलिए ये परसेंटेज इसकी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर 0 पर है यहाँ पर। जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर बिफोर डिफ्यूजन कॉपर 100% मौजूद है। तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें यहाँ पर कॉपर है और दरमियान में ये इस ग्राफ को कनेक्ट किया गया है शो करने के लिए कि ये यहाँ पे यहाँ तक तो कॉपर की जो है वो परसेंटेज 0 है। राइट साइड की थिकनेस को हम शो कर रहे हैं, और एकदम ये जंप करके बाकी आधी जो डिस्टेंस है उसके अंदर ये 100% हो जाती है। तो इस तरह का जो ग्राफ है ना ये बिफोर डिफ्यूजन, ये डिस्टेंस और एटॉमिक परसेंटेज का ग्राफ, यहाँ से हम डिफ्यूजन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डिफ्यूजन किस तरह का मैकेनिज्म होता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद कॉपर के एटम्स ने निकल के अंदर डिफ्यूज करना शुरू कर दिया हाई टेम्परेचर पर। जब डिफ्यूज करना शुरू किया तो इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी थोड़ी जो है ना ये लेफ्ट साइड के ऊपर बढ़ना शुरू हो गई है और राइट साइड के ऊपर कम होना शुरू हो गई है, यानी कि ये ग्राफ जो है ना ये एक्सपोनेंशियल शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और ड्यूरिंग डिफ्यूजन अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो वो ये जो डॉटेड लाइन है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसकी बताएगी कि कितने परसेंट कॉपर जो है वो इस पर्टिकुलर थिकनेस के ऊपर जो है ना वो डिस्टेंस के ऊपर डिफ्यूज हो चुका हुआ है। तो ये एक ग्राफ होता है जिससे आप डिफ्यूज होने वाले एटम की परसेंटेज और जो थिकनेस होती है लेयर की उसको आप असेस कर सकते हैं। अच्छा, जब डिफ्यूजन का मैकेनिज्म मुकम्मल हो गया, यानी दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो गई, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया और मजीद डिफ्यूजन जो है वो रुक गया है, उस वक्त जितने कॉपर ने यानी कि सपोज 100% कॉपर निकल में डिफ्यूज हो चुका हुआ है, या जितनी भी उसकी परसेंटेज पॉसिबल थी उसको यहाँ पर 100% सपोज, बल्कि ये 100% नहीं है, दैट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो ये जितने परसेंट कॉपर ने डिफ्यूज होना था उसके बाद अब आप देखें कि दोनों साइड्स के ऊपर कॉपर की यानी कि कंप्लीट डिस्टेंस के ऊपर कॉपर की जो एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट हो गई है, और डिफ्यूजन यहाँ पर मुकम्मल हो गया है, यानी कि इसके अंदर कोई ग्रेडियंट नहीं बचा। ये एक कांस्टेंट लेवल हो गया है, इसकी वजह से अब डिफ्यूजन जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा। तो
ये जो आपका डिफ्यूजन मैकेनिज्म है, ठीक है। और हम बात कर रहे थे वैकेंसी डिफ्यूजन की। तो वैकेंसी डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि जब एटम अपनी इंटरस्टिशियल साइड छोड़कर वैकेंसी में शिफ्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो पीछे वाली जो इंटरस्टिशियल जो साइट होती है, लेटेस्ट साइट होती है, वहां से वो एक किसी इंडस्ट्रियल साइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो उसकी साइट पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। और इस तरह जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये डिफ्यूजन मैकेनिज्म जो है ये बढ़ेगा और वैकेंसीज भी बढ़ेंगी। इसलिए वैकेंसीज क्रिएट करने का एक तरीका टेम्परेचर बढ़ाना भी होता है। और इसके अंदर दोनों तरह का डिफ्यूजन हो सकता है, यानी सेल्फ डिफ्यूजन, एटम अपने साथ ही डिफ्यूजन कर रहा है, या फिर मटेरियल अपने एटम्स के साथ ही डिफ्यूजन के प्रोसेस को एक्सिक्यूट कर रहा है, या फिर उसमें सब्स्टिट्यूशनल एटम है, जैसे यहाँ पर कॉपर आया है निकल में। तो ये सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन भी हो सकता है। अच्छा, इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन अब क्या होता है? When a small interstitial atom or ion is present in the crystal structure, the atom or ion moves from one interstitial site to another. अब क्या होता है कि एक इंटरस्टिशियल एटम जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है या आयन मौजूद है, तो ये जो है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है, इसे इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन कहते हैं, यानी कि एटम भी इंटरस्टिशियल है जो डिफ्यूज कर रहा है और वो इंटरस्टिशियल साइड की तरफ डिफ्यूज हो रहा है। यहाँ पर इस मैकेनिज्म के लिए किसी किस्म की वैकेंसीज क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, ना ही सिस्टम के अंदर कोई वैकेंसीज प्रोड्यूस होती हैं। पार्टली बट देर आर मेनी मोर इंटरस्टिशियल साइट्स देन वैकेंसीज। अच्छा, अब ये आपको पता है कि हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल साइट्स मौजूद होती हैं, जिन्हें वैकेंसी जो कि डेफिनेटली वहां मौजूद होती हैं। तो जबकि वैकेंसी तो हमेशा तभी क्रिएट होगी जब वहां से कोई एटम छोड़ के चला जाए। तो इंटरस्टिशियल साइट्स तो हमेशा मौजूद होती हैं, तो इसलिए एटम को इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जाकर बैठना उसके लिए आसान होता है, एज कम्पेयर के वो एक वैकेंसी पहले ढूंढे और उस वैकेंसी को जो है फिल करे, या खुद एक वैकेंसी क्रिएट करे। तो वैकेंसी क्रिएट करना और वैकेंसी की तरफ डिफ्यूज करना मुश्किल है, यानी इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो इंटरस्टिशियल साइट है वो आसान है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं और उसको ऑक्यूपाई करना निस्बतन आसान है, और उसके लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए जो इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन होता है ना, वो तेजी से अकर करता है एज कम्पेयर टू वैकेंसी डिफ्यूजन। तो इंटरस्टिशियल एटम्स जो होते हैं इनके मैकेनिज्म से बहुत सारे डिफ्यूजन जो है ना वो अकर करते हैं। जैसे कि आप फूड आइटम्स हैं, तो जैसे एयर जो है उसको एयर टाइट, उसको हमेशा मॉइस्चर से या खराब होने से बचाने के लिए उसको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर बंद किया जाता है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स में डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जो और भी कोई रिलेटिवली स्मॉल एटम आया है वो आसानी से अंदर डिफ्यूज कर सकता है, और ये उसका डिफ्यूजन मैकेनिज्म है। ये फास्टर होगा, ये आप देख सकते हैं कि ये इंटरस्टिशियल साइट्स की तरफ जा रहा है। तो ये इंटरस्टिशियल मैकेनिज्म है, और ये जो है ना ये वैकेंसी, यानी कि आपका जो एटम है वो वैकेंसी की तरफ मूव कर रहा है, और वैकेंसी एटम जो है वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, और वैकेंसी लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रही है। वैकेंसीज भी डिफ्यूज कर रही हैं और एटम भी डिफ्यूज कर रहा है, लेकिन इंटरस्टिशियल एटम जो है वो एक ही साइड के ऊपर डिफ्यूज कर रहा है, और वो एटम्स के दरमियान जो इंटरस्टिशियल साइड्स हैं वहां पर वो डिफ्यूज कर रहा है। इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन आसान है निस्बतन, उसके लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा साइड्स अवेलेबल होती हैं। और वैकेंसी का जो डिफ्यूजन है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट है, स्लो होता है, और उसके लिए जो है अमूमन हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई एनर्जी चाहिए होती है। और वैकेंसीज जो है प्रोड्यूस करना इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन मैकेनिज्म है इसको एक्सिक्यूट करने के लिए, जाहिर है हर चीज को एक्सिक्यूट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और उस एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जिसके ऊपर एक एटम जो है वो या तो वैकेंसी डिफ्यूजन करता है या इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन करता है, उसकी एनर्जी को उसकी डिफ्यूजन की एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आप अगर गौर करें तो एक ग्राफिकल प्रोफाइल दिया गया है राइट साइड के ऊपर, जिसके अंदर ये एनर्जी जो है ये आप देखेंगे जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की है, जो जिसको आर्गेनियस इक्वेशन और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से डिफाइन किया गया है। तो ये ग्राफ के अंदर एक नॉर्मलाइज जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ना, ये बिल्कुल उसी तरह ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो इसके अंदर ये एनर्जी का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल है, इसके अंदर अगर आप देखें तो जो इंटरस्टिशियल का जो ग्राफ है वो ये डॉटेड लाइन से शो किया गया है, वो नॉर्मल प्रोफाइल जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल।
और जो है आपका जो सब्स्टिट्यूशनल का है वो ये वाला जो सॉलिड लाइन है, इससे ये शो किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो प्रोफाइल है वैकेंसी का वो हायर एनर्जी लेवल पर है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशनल एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि एनर्जी का जो प्रोफाइल होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को जो कि आर्हीनियस इक्वेशन के अंदर जिसको मेंशन किया गया है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसको कहा गया है, उसका जो ग्राफ होता है बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह का होता है। तो ये एनर्जी का प्रोफाइल है और ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो मैक्सिमम एनर्जी इंटरस्टिशियल की है वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि एनर्जी का जो प्रोफाइल है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करता है। अच्छा, अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये हम आर्हीनियस इक्वेशन से ये एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और होती क्या है, ये थर्मल एनर्जी होती है। हीट देने से, हीट सप्लाई करने से, या बाहर से एनर्जी सप्लाई करने से, या टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये एनर्जी जो है सिस्टम को प्रोवाइड होती है और इसके नतीजे में डिफ्यूजन जो है वो एक्सिक्यूट होता है। तो यहाँ पर हम सेकंड पैराग्राफ को गो थ्रू करते हैं। नॉर्मली लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्क्वीज एन इंटरस्टिशियल एटम पास द सराउंडिंग एटम्स. Consequently, activation energies are lower for interstitial diffusion than for vacancy diffusion. Typical values for activation energies for diffusion, ये जो है आगे आने वाले टेबल में ये वैल्यूज दी गई हैं डिफरेंट मटेरियल्स की. We use the term diffusion couple to indicate a combination of an atom of a given element diffusing in a host material. ठीक है, तो इनकी इस एनर्जी को डिफ्यूजन कपल के नाम से जो है वो किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर देयर इज अ कपल जिसमें एक होस्ट एटम है और एक आपका जो है वो गेस्ट एटम है जो कि उसके अंदर डिफ्यूज कर रहा है। जैसे कि ये स्टील में जो होता है उसमें आयरन के साथ कार्बन की ट्रीटमेंट की जाती है और कार्बन की डोपिंग की वजह से वो जो है वो इट कन्वर्ट्स टू स्टील। और यहाँ पर बेसिकली कार्बन एटम जो है वो डिफ्यूज कर रहे हैं आयरन के सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो डिफ्यूजन कपल के नाम से उसको हम जो है वो रिकग्नाइज करते हैं. सो अ लो एक्टिवेशन एनर्जी इंडिकेट्स इजी डिफ्यूजन. अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है तो आसानी से डिफ्यूजन हो रहा है. सेल्फ डिफ्यूजन द एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी नीडेड टू क्रिएट अ वैकेंसी एंड टू कॉज द मूवमेंट ऑफ द एटम. अगर आप सेल्फ डिफ्यूजन हो रहा है यानी कि एटम के अपने ही अंदर डिफ्यूजन हो रहा है तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो वैकेंसी की एनर्जी बनेगी, क्योंकि जब वो एटम के अपने अंदर ही हो रहा है तो वहां डेफिनेटली वैकेंसी होगी, क्रिएट हो जाएगी पीछे जो एटम छोड़ के जाएगा अपनी लेटेस्ट साइट पर. तो फिर वो वैकेंसी की एक्टिवेशन एनर्जी भी होगी, यानी कि सिर्फ डिफ्यूजन की नहीं होगी, हम उसको वैकेंसी के टर्म में भी रिकग्नाइज करेंगे. यानी एक वैकेंसी प्रोड्यूस करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी हम कहेंगे. अम, तो टेबल के अंदर इनकी जो वैल्यूज हैं ये आर्हीनियस इक्वेशन के लिहाज से ये वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं. और डिफरेंट किस्म के जो कमर्शियल जो हैं वो या जो रियल लाइफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं उनको यहाँ पे लिस्ट अप किया गया है. और उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है कैलोरीज पर मोल में, ये आर्हीनियस इक्वेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी हमारी डिस्कशन में अभी आएगी. आर्हीनियस इक्वेशन की मदद से ये निकाली गई है और ये इनका जो है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है वहां पर डी नॉट, जो कि स्टैंडर्ड एसटीपी कंडीशंस के ऊपर ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डिफाइन किया गया है. तो हम हमेशा जब भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यूज हम इस टेबल से लेते हैं. अच्छा, अब जाहिर है डिफिजन जब हो रहा है तो उसका कोई रेट भी होगा. अब ये रेट जो है ये दो तरह से हो सकता है. ये टाइम रेट ऑफ डिफिजन भी हो सकता है और ये स्पेशियल यानी कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी हो सकता है. यहाँ पर हम जो ये फिक्स फर्स्ट लॉ है ये विद रिस्पेक्ट टू स्पेस की बात करता है. तो इसमें जो है जो डिफिजन के अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. जैसे कि हमने पीछे एक ग्राफ में देखा, उसके अंदर यहाँ पर आप देखें कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन 0 है इस पर कॉपर की और ऊपर 100% है. तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक पैदा हुआ है यानी कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, उसकी वजह से कॉपर ने डिफ्यूज करना शुरू किया और लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ उसने डिफ्यूज करना शुरू किया. और ये जो यहाँ पर ये जो चेंज आ रही है इसके अंदर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बराबर है, जिसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसका ये रेट है. तो ये जो फर्स्ट डिफिजन ला है इसमें डी सी जो है ये चेंज इन द कंसंट्रेशन है. जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और ओवर द थिकनेस, यानी कि जिस स्पेस के अंदर, जैसे कि अगर ये आप देख लें
यहाँ पर एक स्लैब दी गई है और स्लैब के अंदर एक तरफ से एटम डिफ्यूज होकर दूसरी तरफ जो है वो डिफ्यूज हो रहे हैं। तो इसकी एक सरफेस के ऊपर एटम्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है। तो यहाँ अगर हम लेफ्ट साइड की कंसंट्रेशन को राइट साइड की कंसंट्रेशन में से माइनस करें तो हमारे पास DC आ जाएगा। और इसकी जो थिकनेस है वो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर एक्स की जो भी पोजीशन कोऑर्डिनेट है और राइट साइड पे जो भी पोजीशन कोऑर्डिनेट है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये जो DX है ये आ जाएगा। तो ये डिफ्यूजन कांस्टेंट इनटू DC ओवर DX, ये हमारा जो है इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन फ्लक्स, यानी कि विच इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो फिक्स फर्स्ट लॉ जो है डिफ्यूजन फ्लक्स की बात करता है। तो ये कहता है कि द रेट एट विच atoms, ions, particles, or other species diffuse in a material can be measured by the flux J. Here we are mainly concerned with diffusion of ions or atoms. यहाँ पे ज्यादातर हम ions और atoms की बात कर रहे हैं। The flux J is defined as the number of atoms passing through a plane of unit area per unit time. यानी कि ये जो J है ना, ये फिक्स लॉ के मुताबिक तो राइट हैंड साइड की इक्वेशन के बराबर है, लेकिन एक्चुअली ये फ्लक्स है वही उसी तरह जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट एरिया है पर यूनिट टाइम। फ्लक्स की दो डेफिनेशंस आ गई, एक उसने क्वांटिटेटिवली दी है इक्वेशन 5.3 की फॉर्म में, और दूसरी उसने क्वालिटेटिवली आपको बताई है कि J जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो है ना हम इनका इस्तेमाल करेंगे। हम J को, अगर हमें डाटा दिया हो तो हम पर यूनिट नंबर ऑफ एटम पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया अगर दिया हो और टाइम दिया हो तो हम उस लिहाज से भी J की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हमें फिक्स लॉ के मुताबिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और थिकनेस दी हो तो हम उस लिहाज से भी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें डिफ्यूजन कोएफिशिएंट पता हो। तो और ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली ये एक साइड से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और दूसरी साइड से जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो एक किस्म का ये इसको अपोजिट कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए इसके साथ जो है ये माइनस साइन लगाया जाता है, यानी इट इज अपोजिट टू द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द एटम्स। सो वेयर J इज द फ्लक्स, और ये यानी कि वक्त के साथ ये फ्लक्स जो है ये कम भी होता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है दिस फ्लक्स स्टॉप्स। तो इसका मतलब ये है कि ये एक किस्म की नेगेटिव स्लोप भी है, यानी कि ये फ्लक्स जो है ये वक्त और स्पेस के साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ये फ्लक्स जो है रिड्यूस करता चला जाएगा। इस नेगेटिव साइन का ये भी मतलब है। सो वेयर J इज द फ्लक्स, D इज द डिफ्यूजिविटी और डिफ्यूजन कोफिशिएंट, एंड DC over DX इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किन दो चीजों पे लिया जाता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं देखें। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के यूनिट है एरिया पर सेकंड, और ये सेंटीमीटर में लिया जाएगा स्टैंडर्ड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूनिट होगा एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर, यानी कि ये जो थिकनेस है ये वन डायमेंशनल क्वांटिटी है और ये वॉल्यूमेट्रिक भी है। जाहिर है ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसका कोई वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूमेट्रिक भी क्रिस्टल की जो इंफॉर्मेशन होगी तो उसका भी हम, यानी कि उससे भी हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जो कंप्लीट डायमेंशन होती हैं वो एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर, यानी कि पर सेंटीमीटर क्यूब पर थिकनेस। सो डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन कंसंट्रेशन, अब ये कंसंट्रेशन को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं उसकी, या तो ये एटॉमिक परसेंटेज होगी या ये वेट परसेंटेज होगी या ये मोलर परसेंटेज होगी। तो ये यानी कि एटॉमिक फ्रैक्शन हो सकती है या ये मोल, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें पता हो तो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें उन एटम्स का वेट पता हो तो हम उस हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। अगर हमें मोलर वेट पता हो तो फिर हम उस लिहाज से निकाल सकते हैं। तो ये तीनों की फॉर्म में हम इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये एटम्स का कोई वेट और उनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर हम उससे भी निकाल सकते हैं। और या फिर हमें सीधा सीधे मोल ही पता है तो फिर हम मोल के फॉर्मूले यूज करते हुए यहाँ उससे भी निकाल सकते हैं। तो सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट द फ्लक्स, अब ये फ्लक्स को डिफ्यूजन जो है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अब यहाँ पे तो आपको नजर ही आ रहा है कि ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू बड़ी है तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, अगर कम है तो फ्लक्स कम होगा। इसी तरह से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और ये थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बड़ा है तो ज्यादा फ्लक्स होगा, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है तो कम फ्लक्स होगा। थिकनेस अगर बिल्कुल छोटी है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, बड़ी है तो फ्लक्स कम होगा।
इस तरीके से ये इन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन टेल्स अस दैट द फ्लक्स ऑफ डिफ्यूजन स्पीशीज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, is that if the dc of dx term is negative, j will be positive। यानी कि अगर ये लोअर से किसी वजह से ये लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो उसे फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाएगा। थर्मल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स, आयंस, ईटीसी causes the random movement of atoms। जाहिर है वो जो थर्मल एनर्जी होती है उसकी वजह से एटम रैंडमली मूव करते हैं, उनके पास ऑलरेडी मौजूद होती है, कुछ रूम टेम्परेचर पे होती है, कुछ वो कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो तब वो नेचुरली डिफ्यूजन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। At a microscopic scale, the thermodynamic driving force for diffusion is the concentration gradient। यानी कि जो सबसे पहला इसके अंदर जो पॉइंट है जिसकी वजह से ये फ्लक्स का ये डिफ्यूजन का मैकेनिज्म जो है अकर करता है या इनिशिएट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब तक एक तरफ एटम्स की तादाद ज्यादा और एक तरफ कम नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। और अगर ये कम ज्यादा है तो फिर वो अपनी थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसको फिल करने के लिए डिफ्यूज करने लग जाएंगे और उस प्रोसेस को एक्सिक्यूट कर देंगे, और उस वक्त तक डिफ्यूजन होता रहेगा जब तक दोनों तरफ जो है वो बराबर नहीं हो जाता, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं हो जाता। A net or an observable flux is created depending upon temperature and the concentration gradient। और इसके अंदर एक अनसीन पैरामीटर भी है टेम्परेचर। जैसे कि अगर कोई हार्ड मटेरियल है तो उसको एक्सिक्यूट करने के लिए उसको उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, लेकिन अगर कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही, जैसे गैसियस मटेरियल्स हैं या पॉलीमर्स हैं, उनमें रूम टेम्परेचर पे ही वो जो है वो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप देखें कि बाज जो सरफेसेस होती हैं फूल जाती हैं, यानी कि वो मॉइस्चर वो उनके अंदर डिफ्यूज कर जाता है रूम टेम्परेचर पर ही। और एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही जो है वो डिफ्यूज करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने सॉलिड किसी मटीरियल के अंदर डिफ्यूजन कराना है तो फिर उसको आपको हाई टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा। तो थर्मल एनर्जी जो है बड़ा क्रिटिकल पैरामीटर होता है, इनके वो होनी चाहिए, फिर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अंडरटेक करता है। तो ये फिक्स फर्स्ट लॉ है जो कि बेसिकली फ्लक्स को बारे में बताता है कि डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो इट इज इक्वल टू माइनस डी डी सी बाई डी एक्स। जबकि डी सी बाई डी एक्स ये पूरी वैल्यू जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहला रही है, और डी जो है ये डिफरेंट कोफिशिएंट कहला रहा है, और माइनस साइन का मतलब है कि ये हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को समझने के लिए यहाँ पर एक ग्राफिकल तरीका बताया गया है। ये वही ग्राफ है जो आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया गया। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और फिर ये डिफ्यूजन मैकेनिज्म हुआ है, और एटम जो डिफ्यूज कर रहा था और वो जिस थिकनेस के अंदर डिफ्यूज हुआ है, जिस एरिया के अंदर वो डिफ्यूज हुआ है वो डेल्टा एक्स है। और वहां पे उसके बाद वो डिफ्यूज इसलिए हो रहा है कि उस यहाँ पर कंसंट्रेशन इस एरिया के अंदर उसकी कम है। तो ये जो डेल्टा सी है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और ये डेल्टा एक्स जो है यानी कि ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, और डेल्टा एक्स जो है ये डिस्टेंस है। तो इनको आपस में इनकी स्लोप लेंगे ना तो वो स्लोप कहलाएगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एटम जो बी है वो होस्ट एटम है, और ए जो है वो डिफ्यूजिंग एटम है, गेस्ट एटम। तो ए की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ओवर द डिस्टेंस। अच्छा, अब हम समझ इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमने फ्लक्स फाइंड करना है, अगर हमने डिफ्यूजन कांस्टेंट फाइंड करना है, या डिफ्यूजन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, यानी कि हम फिक्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। फिक्स लॉ में जो तीनों चीजें दी गई हैं उनमें से कोई सी भी दो हमें गिवन हो तो तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं, या हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली निकालने को कहा गया है। इसको अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। वन स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रांजिस्टर्स। अब आप देखें कि ट्रांजिस्टर्स जो है ना वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं, और सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं वो एन टाइप होते हैं या वो पी टाइप होते हैं। आमतौर पर सिलिकॉन की बात हो रही है। सिलिकॉन को पी टाइप बनाने के लिए ग्रुप 5 के एलिमेंट की उसमें डोपिंग की जाती है, और एन टाइप बनाने के लिए सॉरी पी टाइप बनाने के लिए ग्रुप 3 के एलिमेंट की डोपिंग की जाती है, और एन टाइप बनाने के लिए ग्रुप 5 के एटम की डोपिंग की जाती है। यहाँ पर इसके अंदर फास्फोरस जो कि ग्रुप 5 का एलिमेंट है उसको डालने जा रहा है। तो अब जो सिलिकॉन वेफर है जिसके अंदर जिसको एन टाइप बनाने के लिए इसके अंदर फास्फोरस की डोपिंग की जा रही है, यानी कि डिफ्यूजिंग इम्प्योरिटी है जो कि इसके अंदर डिफ्यूज करेगी, ठीक है। तो वो जो वेफर है वो 0.1 सेंटीमीटर थिकनेस का है।
और एक साइड से डेफिनेटली फास्फोरस एटम दाखिल होंगे और दूसरी साइड तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब सरफेस से एटम दाखिल हो रहे हैं इसकी, और सरफेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन दी गई है, वो कहता है कि चूंकि डोपिंग में होता है कि कितने यानी कि 10 एटम के पीछे एक डोपेंट एटम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है कि फास्फोरस एटम जो थे, वो जो सिलिकॉन वेफर था, वो पहले जो डोप था उसके अंदर एक फास्फोरस एटम डोप किया गया था हर 10 मिलियन सिलिकॉन सिलिकॉन एटम्स के ऊपर। ठीक है, अब उसकी डोपिंग बढ़ाई जा रही है। तो डोपिंग जब बढ़ाई जा रही है तो उसको उसके अंदर 400 फास्फोरस एटम जो है ना वो इम्बीड किए जा रहे हैं थ्रू डिफ्यूजन हर 10 मिलियन के अंदर। ठीक है, तो अब डेफिनेटली ये जो इसकी जो एटम अंदर दाखिल किए जा रहे हैं वो ऊपर वाली सरफेस से किए जा रहे हैं। तो वो सरफेस कंसंट्रेशन हो गई, यानी कि 400 एटम पर 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब 10⁻⁷ एटम वो यहाँ पर दाखिल किए जा रहे हैं। और इसकी जो वेफर की अंदर वाली सतह थी वहां पर इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी वो 1 फास्फोरस एटम थी 10 ओवर एवरी पर 10 मिलियन सिलिकॉन एटम। ठीक है, तो आपका सबसे पहले CS और CI को निकाल लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस न्यूमेरिकल में मांगा गया है कि टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी डेल्टा C बाय डेल्टा एक्स आप निकाल लें, और वो आपने एटॉमिक परसेंट में निकालना है, यानी एटम्स की रेशो के हिसाब से निकालना है आपने, और पर सेंटीमीटर, और फिर पूरा उसका जो फॉर्मूला है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिकली भी आपने पूरा जो फॉर्मूला है वो पूरा आपने एक्सिक्यूट करना है, और आपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। ठीक है, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो उसके नीचे वाले हिस्से में मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, वो ये है 1 फास्फोरेट एटम पर 10⁻⁷। और चूंकि ये परसेंटेज है, एटॉमिक परसेंटेज है, तो इसको 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास इसकी CI आ गई फास्फोरस की। इसी तरह से सरफेस के ऊपर 400 एटम मौजूद हैं हर 10⁻⁷ पे, और डिफ्यूज कर रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये जो है वो यहाँ पर इसकी जो एटॉमिक परसेंटेज है वो हमने परसेंटेज है, हमने उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, ये हमने निकाला। अब थिकनेस इसकी जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, इसने नीचे तक डिफ्यूज करना है। तो इसको हमने इनिशियल माइनस फाइनल को हमने आपस में किया सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स से, और यहाँ पर हमें एटॉमिक परसेंटेज निकल आई। अब हमें ये पर सेंटीमीटर तो ये निकल आई है, अब हमने निकालनी है पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि हमें क्रिस्टल का वॉल्यूम, और फिर हमने देखना है कि 10 मिलियन सिलिकॉन एटम में कितने यूनिट क्रिस्टल मौजूद हैं, यूनिट सेल मौजूद हैं, तो वो हम निकालेंगे। तो ये सारे आपको पता है, हम वी आर डीलिंग विद क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। तो सिलिकॉन जो है ये डायमंड क्यूबिक होता है, तो क्यूबिक का जो होता है वो फॉर्मूला A⁻³ होता है, यानी कि A क्यूब होता है, और लेटिस पैरामीटर उन्होंने इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया एक यूनिट सेल का। ठीक है, और डायमंड क्यूबिक के अंदर पर यूनिट सेल में 8 एटम होते हैं सिलिकॉन के। ठीक है, तो अब अगर आपके पास 10 मिलियन सिलिकॉन एटम है, और उनमें से एवरी 8 एटम्स आर फॉर्मिंग 1 यूनिट सेल, और फिर एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 10 मिलियन एटम्स का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है, जिन एटम्स का, उनको ऊपर डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल से, और यूनिट सेल के वॉल्यूम से आपने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। इस फॉर्मूले को एक्सिक्यूट करेंगे तो आपको 10⁻⁷ एटम्स का जो वॉल्यूम है, क्रिस्टल वॉल्यूम, वो आपको पता चल जाएगा। आप डेफिनेटली आपने कुछ भी नहीं करना, आपने डेल्टा C बाय डेल्टा एक्स को आपने इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पर और आपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसके लिहाज से निकाल लेना है, यानी कि अब आप वॉल्यूम के लिहाज से निकाल रहे हैं। पहले आपने एटम के लिहाज से निकाला था जो कि 10⁻⁷ थे, अब वॉल्यूम, उन्हीं का वॉल्यूम आपने उससे डिवाइड करने कर दिया, तो ये वॉल्यूम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो वॉल्यूम आपने निकाला है अब आपने उससे डिवाइड किया है अपनी कंसंट्रेशन को, और ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन में तब्दील हो गई है। ठीक है, अब आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ये वाली वैल्यूज डालेंगे और आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप फिक्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफ्यूजन कॉफिशिएंट या फ्लक्स, इन तीनों में से कोई भी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक और है,
और इसके अंदर डिफ्यूजन, इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स डिफ्यूजिंग पर सेकंड निकालने को कहा गया है। बेसिकली ये एक लेयर बाय लेयर एक स्ट्रक्चर है। इसके एक तरफ टेंटलम का स्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ निकल है, और जो ये टेंटलम और निकल आपस में रिएक्ट ना कर जाएं, यानी कि एक दूसरे में डिफ्यूज ना होने लग जाएं, इसको बचाने के लिए ना इसके अंदर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है ना वो बैरियर लगाया गया। अब या तो निकल टेंटलम में डिफ्यूज कर सकता है या टेंटलम निकल में डिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद है। और जो डिफ्यूजन थिकनेस होगी ना, वो ये एमजीओ का लेयर, बैरियर लेयर, इसके अक्रॉस उसने डिफ्यूज करना है। तो जो थिकनेस है डेल्टा एक्स वो तो 0.05 हो गई। ठीक है, और ये जो वेफर है या ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसकी विड्थ और लेंथ दी गई है 2/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 0.05 सेंटीमीटर लेयर है, ठीक है, ये वाला लेयर एमजीओ का। और ये लेयर जो है ना डिपॉजिट किया गया है निकल और टेंटलम के लेयर्स के दरमियान टू प्रोवाइड अ डिफिएंट बैरियर दैट प्रिवेंट्स रिएक्शन बिटवीन टू मेटल्स, के आपस में रिएक्ट ना कर जाएं। अब लेकिन क्या होता है कि आप टेम्परेचर को ना 1400 डिग्री तक ले जाते हैं। उस सूरत में क्या होगा कि निकल आइंस जो है ना वो डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले वो डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे और वो इस एमजीओ के अंदर से डिफ्यूज करके टेंटलम की तरफ जाएंगे। डिटरमिन द नंबर ऑफ निकल आइंस दैट पास थ्रू एमजीओ पर सेकंड, यानी कि अगर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप चले गए हैं तो उस वक्त निकल का डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो आपने बताना है कि कितने निकल एटम पर सेकंड इसके अंदर ट्रांस, यानी एक किस्म का फ्लक्स निकालना है, लेकिन पर सेकंड निकालना है। तो आपको पता है कि फ्लक्स है पर यूनिट एरिया पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ये हमने अभी पीछे पढ़ी है, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन हमने पढ़ी है फ्लक्स की, जब हम फिक्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे। सो एट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ निकल आयंस इन एमजीओ इज, उसका यानी कि 1400 के ऊपर जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है डी वो दिया हुआ है, यानी कि जे आपने निकालना है, इस चीज को आप ज़हन में रखें। एंड द लेटेस्ट पैरामीटर जो है वो उसका हमें गिवन, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है एटम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने कंसंट्रेशन को किस तरह निकालना है वो देखिए। द कंपोजिशन ऑफ निकल, अब ये ऊपर निकल की कंसंट्रेशन, यानी ऊपर वाला जो जंक्शन है निकल और एमजीओ लेयर का, ऊपर वाला जो है यहाँ पर 100% निकल एटम मौजूद है। और जो नीचे है, नीचे यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 है, यानी कि जो टेंटलम और एमजीओ बैरियर है, जो जो इंटरफेस है, यहाँ पर निकल की कंसंट्रेशन 0 है। ऊपर वाले हिस्से में मैक्सिमम है और नीचे 0 है। ठीक है, तो अब हम निकल एमजीओ जो इंटरफेस बन रहा है वहां पर वॉल्यूमेट्रिकली अगर हम निकाल लें तो निकल जो है ये गालिबन एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और उसमें 4 निकल एटम पर यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, तो 4 अगर निकल एटम्स हैं तो ये आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर का के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इफ यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। तो फिर 4 निकल एटम पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय उसका जो वॉल्यूम है, लेटिस पैरामीटर है निकल का। ठीक है, उसके मुताबिक आपने इसकी कंसंट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन आपने निकाल। तो याद रखिए कि वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन के अंदर आपको यूनिट सेल में मौजूद एटम्स का पता होना चाहिए। ठीक है, और उससे आपने जब डिवाइड किया तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर इतने एटम्स, इस वॉल्यूम के अंदर इतने एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो मौजूद है। ठीक है, तो द कंपोजिशन ऑफ निकल एट, जबकि दूसरी साइड के ऊपर 0 है। अब आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निकालेंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो जो सरफेस का जो सी एस है वो 0 है, यानी जिस तरफ जाना है उसने वो 0 है, और इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी जो ऊपर वाले लेयर पे है वो ये है। ठीक है, और उसकी जो थिकनेस है वो ये है। तो यहाँ से हमें इसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो हमें पता चल गया पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर, यानी फॉर्मूला उसका जो था वो पूरे का पूरा हमने फाइंड कर लिया। अब आगे देखिएगा, अब हम इसका फ्लक्स निकालते हैं। डी हमें पता है, ठीक है, तो डी हमें गिवन है और डेल्टा सी बाई डेल्टा एक्स हमने खुद निकाल लिया है। इनको हमने फॉर्मूले में पुट किया और जे की वैल्यू हमें आ गई। ठीक है, अब गौर कीजिएगा कि ये एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर इंटू पर सेकंड है, वही फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है। अब हमने इसके अंदर पर सेकंड एटम निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे।
अब द टोटल नंबर ऑफ निकल एटम क्रॉसिंग 2/2 इंटरफेस, यानी एरिया उसका कितना था, 2/2। तो टोटल नंबर जो थे ऑफ एटम्स, वो आपको पता है कि इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जरा देखिएगा कि ये जो फ्लक्स वाला फॉर्मूला है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर जे जो है वो नंबर ऑफ एटम्स, या आप उसको लिख सकते हैं एटम्स पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां से अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम पर सेकंड निकालने हैं, तो वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। वो आप किस तरह निकालेंगे, एटम्स इक्वल टू, यानी एटम्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम यानी पर यूनिट सेकंड जो होंगे, वो आपके पास निकल फ्लक्स को एरिया से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल वही जो उसने पूछा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेकंड, पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे उसने यही किया है कि उसने फ्लक्स को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे उसको ये पता चल गया। ठीक है, अच्छा, अब although this appears to be very rapid in 1 second, the volume of nickel atoms removed from the nickel MgO interfaces, अब वो कहता है कि निकल जो वॉल्यूम, यानी कि इतनी तेजी से एटम वहां से डिफ्यूज कर रहे हैं पर सेकंड, तो वॉल्यूम भी तो वहां पे कम हो रहा है ना निकल की लेयर का। तो वो वॉल्यूम कितना कम हो रहा है, वो ये डिफ्यूजिंग एटम्स है और ये टोटल उसका वॉल्यूम था, उनकी रेशो ली तो ये इतना वॉल्यूम वहां पर जो है मुसलसल डिफ्यूजन की वजह से डिक्रीज कर रहा है पर सेकंड। ठीक है, और अगर ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो निकल की जो लेयर का जो एरिया था वो तो 4 था, तो इसके आप एरिया से उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स उस पूरे एरिया के अंदर डिक्रीज कर रहे हैं, वो इतने निकल आए हमारे। ठीक है, सो फॉर वन, अगर 1 माइक्रोमीटर की बात की जाए, तो 1 माइक्रोमीटर यानी कि उसके अंदर आप 1 माइक्रोमीटर सेंटीमीटर ऑफ निकल, यानी कि अगर इतनी लेयर आपने पर सेकंड रिमूव करनी है, तो फिर आप ये जो रेट उसका है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स को आप उसका 1 माइक्रोमीटर सेंटीमीटर के साथ आप उसको डिवाइड करके आप इसका टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने डिटरमिन द नंबर ऑफ निकल आयंस दैट पास थ्रू द MgO पर सेकंड। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ तक आपने जो फाइंड कर लिया इसको, दिस इज इनफ। ठीक है, तो ये आगे एक्सक्लूसिवली उसने वॉल्यूमेट्रिकली भी निकाला है, उसने एरिया के लिहाज से भी उसको निकाला है। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा है कि अगर इतनी थिकनेस हो, तो इतनी थिकनेस अगर रिमूव करनी है, तो जो यानी कि जितना टाइम हमें चाहिए होगा, वो थिकनेस को उस रेट के साथ आप डिवाइड कर दें, तो ये टाइम भी उसने निकाल लिया। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज ओनली दिस वन, 6.17 इंटू 10^13 निकल एटम्स पर सेकेंड। अच्छा, अब देखिएगा, यहाँ पे हम अब वो अर्हीनियस इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो होती है ना, यानी कि बेसिकली ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये डिफ्यूजन को, डिफ्यूजन कोफिशिएंट पार्ट बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। क्यू जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, टी वो मखसूस टेम्परेचर है जिस पर डिफ्यूजन अकर कर रहा है, डी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड एसटीपी टेम्परेचर के ऊपर जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है वो होता है। ये वैल्यूज अमूमन टेबल से हम ले लेते हैं, ये क्यू की वैल्यू भी हमें टेबल से मिल जाती है। इसके अंदर हम डी भी निकाल सकते हैं, क्यू भी निकाल सकते हैं, टी भी निकाल सकते हैं। बाकी डी नॉट और आर जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि इनमें से कोई सी दो वैल्यू गिवन हो तो तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें बताती है कि जो डिफिजन होता है वो बेसिकली डी पे डिपेंड करता है, टी पे डिपेंड करता है और क्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो ये डिफिजन जो है वो तेजी से होगा,
और एक्टिव टेम्परेचर अगर हाई होगा तो तब डिफ्यूजन जो है वो तेजी से होगा, ठीक है। और डिफ्यूजन कॉफिशिएंट अगर खुद भी ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन तेजी से होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन इन तीन पैरामीटर्स को लिंक अप करती है और यही वो फैक्टर्स हैं, यही वो तीन पैरामीटर्स हैं जो कि डिफ्यूजन के मैकेनिज्म को बेसिकली अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्यू जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है इस इक्वेशन में, इसको आर्हेनियस इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। और इसका ये फॉर्मूला है, Q is the activation energy in units of calories per mole. Diffusion for the species under consideration जिसकी भी बात हो रही है। R is the gas constant. T is the absolute temperature Kelvin में इसको निकालेंगे। D naught is the pre-exponential term. ठीक है, जो यहाँ पर बेसिकली वो इन्हीं की वैल्यूज को इन्हीं बाउंड्री कंडीशंस लगाकर निकाला गया और वो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ही होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स का टेबल से हमें मिल जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी ये बेसिकली डिक्टेटिंग पैरामीटर है। थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द डिफ्यूजिंग एटम परमिट्स द एटम टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, यानी उसने सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर एनर्जी होनी चाहिए तो तब वो डिफ्यूज होंगे and more easily move to new sites. At low temperatures, often below about 0.4 times the absolute melting temperature of the material, diffusion is very slow and may not be significant. यानी तकरीबन 0.4 टाइम्स अगर वो उसके जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उस मटेरियल का उससे अगर कम टेम्परेचर पे वो चीज पड़ी हुई है उसमें डिफ्यूजन मैकेनिज्म तकरीबन ना होने के बराबर होगा। फॉर दिस रीजन यानी मेल्टिंग टेम्परेचर तक आप लेके जाते हैं तो तब डिफ्यूजन होता है। So for this reason, the heat treatment of metals and the processing of ceramics are done at high temperatures, where atoms move rapidly to complete reactions or to reach equilibrium conditions. यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन का प्रोसेस ये जो है ना वो इजीली होगा, because less thermal energy is required to overcome the smaller activation barrier. A small activation energy Q increases the diffusion coefficient and flux. बिल्कुल, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है तो इसमें ऊपर Q है, Q की वैल्यू कम होगी तो जो है ना वो डिफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड तो तेजी से डिफ्यूजन होगा। द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट्स हाउ फिक्स लॉ एंड कांसेप्ट्स रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है ये एग्जांपल है एक, इसे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फिक्स लॉ को यूज करके हम यहाँ पर एक सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। तो अब ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर ना दो तरह की गैसेस हैं, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, और दरमियान में ना यहाँ पे एक आयरन की जाली सी लगाई गई है जिसे मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। अच्छा, अब इस सिलेंडर के इस तरफ जो है वो आ, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर जो है ये लेफ्ट साइड पर है, फिर मेम्ब्रेन है, और 10 सेंटीमीटर जो है ये राइट साइड पर है। तो अब इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करके ना इन्होंने इस तरफ जाना है और दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ भी आप देख सकते हैं बराबर है। अब ये जो डिफ्यूजन थिकनेस है ना जहां से लेयर से डिफ्यूज कर रही है वो है डेल्टा एक्स, वो इस मेम्ब्रेन की थिकनेस है, ठीक है। अब डेफिनेटली ये मेम्ब्रेन ऐसे डिजाइन की गई है कि जाहिर है नाइट्रोजन के एटम जो हैं वो बड़े छोटे होंगे हाइड्रोजन के एटम से, ठीक है। तो एक जो है वो तेजी से डिफ्यूज होता होगा, एक जो है वो स्लोली डिफ्यूज होता होगा, तो दोनों के डिफ्यूजन मैकेनिज्म तो डिफरेंट है एक दूसरे से क्योंकि वो गैसेस भी डिफरेंट है। तो फिर एक ही जाली से गुजरने के लिए यानी कि उस वो जो मेम्ब्रेन है उसकी क्या थिकनेस होनी चाहिए कि एक मखसूस रेट से ये इसमें से गुजरे, ये इस न्यूमेरिकल में ये आपको बताया गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल किस तरह से हमें वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। सो एन इम्परमिएबल सिलेंडर 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी एक साइड बताई गई है 10 सेंटीमीटर और उसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। कंटेन्स अ गैस दैट इंक्लूड्स 0.5 into 10⁻20 n एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कितने हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ एन आयरन मेम्ब्रेन। अब गैस इज कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस्ड टू द पाइप to ensure a constant concentration of nitrogen and hydrogen. The gas on the other side of the membrane includes a constant of दोनों की एक जितनी तादाद एटम्स की मौजूद है। The entire system is to operate at 700 degrees centigrade, at which iron has the BCC structure. Design an iron membrane that will allow no more than
1% of the nitrogen to be lost through the membrane each hour। यानी हर 1 घंटे के अंदर नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ 1% डिफ्यूज करे, जबकि 90% जो है ना वो हाइड्रोजन डिफ्यूज करे इस आयरन मेम्ब्रेन के क्रॉस। तो अब कहना वो ये चाह रहा है कि इसकी क्या थिकनेस होनी चाहिए कि जो आपकी एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ जो है, यानी कि 1% ऑफ दी nitrogen should diffuse and hydrogen 90% of the hydrogen should diffuse। तो ये साइमल्टेनियसली जो है ना ये एक ही थिकनेस होगी, लेकिन इनके जो जो रेट्स हैं तो वो डिफरेंट हो, रिफ्लक्स इनका डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसी कोई इक्वेशन जो है ऐसी थिकनेस हमने ढूंढनी है, फाइंड करनी है, डेल्टा एक्स निकालने को यहाँ पर बेसिकली कहा गया है। तो अब देखते हैं हम कैसे इसको निकालेंगे। अच्छा, अब आप देखिए कि लेफ्ट साइड के ऊपर एरिया वाइज, ये देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर एरिया वाइज जो है ना, यानी उस कंटेनर का जो एरिया है, ठीक है, एरिया यानी वॉल्यूम, उसका जो एरिया इंटू वॉल्यूम है, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और आर जो है वो 3/2 होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे उसने उसको पाई/4 इंटू 3 कर दिया, ये बेसिकली पाई आर स्क्वायर उसने ऑपरेट किया है और उसकी लेंथ के साथ। तो ये उसका वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का, यानी कि एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। और जितने उसके अंदर एटम मौजूद हैं वो उसके वॉल्यूम से उसने मल्टीप्लाई किए, तो टोटल एटम उसके अंदर जो हैं पर सेंटीमीटर क्यूब इतने थे, और टोटल वॉल्यूम के अंदर इतने एटम्स नाइट्रोजन के मौजूद हैं। अब 1% आप चाहते हैं कि ये दूसरी तरफ चले जाएं, लॉस हो जाए इसमें से, तो इस रकम का, इस यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो 1% है वो 0.01 होगा, 1/100। 0.01 से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इसका 1% एटम ये होने चाहिए, ठीक है। ये 1 घंटे के अंदर दूसरी तरफ ट्रांसफर होनी चाहिए, यानी कि इतना एटम लॉस वो अलाउ कर रहा है, ठीक है। और पर सेकंड अगर आपने करने हैं, ये 1 घंटा है, पर सेकंड है तो आप उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड पर आवर, ठीक है। तो ये पर सेकंड आपके पास रेट आ जाएगा, यानी 1% एटम लूजिंग पर सेकंड अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, वो ये आ जाएगा। अब आप इसका फ्लक्स निकाल लें जे, तो फ्लक्स जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड है, तो ये पर सेकंड, तो ये नहीं एस नीचे आ गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो फ्लक्स का वही फॉर्मूला यहाँ पर एक्सिक्यूट किया हुआ है, यानी कि पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स पर सेकंड तो ये थे, और एरिया से उसको सिंपली डिवाइड किया, तो ये आपके पास फ्लक्स आ गया इसका। अब आपने सिंपली ये जो इक्वेशन है, डी डिफियन कांस्टेंट आपने डिफियन कोफिशिएंट आपने निकालना है, और उसके लिए यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन आप एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है। डी इज इक्वल टू डी नॉट, ये वैल्यूज आपने टेबल से देखी, आपको दी गई होंगी, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो आपने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, 273 उसमें ऐड कर दिया, और क्यू की वैल्यू भी टेबल से देखी, डी नॉट की वैल्यू भी टेबल से देखी, और आपने इसका डिफरेंट कांस्टेंट आपने डिफरेंट कोफिशिएंट आपने फाइंड कर लिया। अब आप इन दोनों वैल्यूज का इस्तेमाल किधर करने जा रहे हैं, इसको हम देखते हैं। ये आपका फिक्स लॉ आ गया। अब आपको डेल्टा एक्स चाहिए ना, डी आपने निकाल लिया, जे आपने निकाल लिया, डेल्टा सी अब रह गया सिर्फ, ठीक है। तो ये और इसका फाइनल जो आंसर था जे का वो आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की आपको पता है, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है कि जे भी आपको पता है, डी भी पता है, डेल्टा सी आपने कैसे निकालना है। डेल्टा सी जो है बेसिकली वो जो दोनों साइड्स की अंदर जो गिवन है ना कंसंट्रेशन, वो देखिएगा जरा, ये देखिए, इसको उसने 10^18 में कन्वर्ट कर लिया, 50 × 10^18 उसने लिख लिया है। और ये हायर कंसंट्रेशन एरिया, ये लोअर कंसंट्रेशन एरिया है, इनका आपस में डिफरेंस निकाला है तो डेल्टा सी निकल आया है, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिए, तो डी डेल्टा सी ओवर जे, डेल्टा एक्स दूसरी तरफ चला गया, डी की वैल्यू जो आपने निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दी,
डेल्टा सी में आपने लोअर माइनस हायर, ठीक है, और कंसंट्रेशन आपने इसको लिख लिया, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसने इस तरह इसको निकाला है कि माइनस माइनस जो है वो आपस में बैलेंस आउट हो जाए, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाए। और जे की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है, तो फिक्स लॉ का इस्तेमाल किया और आपने जो है वो उस मेम्ब्रेन की निकल सॉरी नाइट्रोजन के लिए आपने थिकनेस फाइंड करनी। सेम काम आप हाइड्रोजन के लिए करेंगे। हाइड्रोजन कहता है कि 90% होना चाहिए लॉस। वो जो वैल्यू थी उसके एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स की, उस वो आपने उसी तरह उसके नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू निकाली और उसको आपने 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 90% होगा बेसिकली। इतने एटम लॉस हो रहे हैं पर आवर, और फिर उसको आपने 3600 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके एटम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपका जो है ना आ, आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने डिफ्यूजन कांस्टेंट निकालना है, रूट कोएफिशिएंट निकाल, वो आपने आर्हीनियस इक्वेशन से निकालना है। टेबल से आपने इसकी वैल्यू देखी, टेम्परेचर आपको गिवन है, क्यू की वैल्यू आपने देखी, आपने इस फॉर्मूले को फाइनल सॉल्व कर लिया। उसी तरह से डेल्टा एक्स आप हाइड्रोजन एटम के लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है। डी की वैल्यू पुट की, जे की वैल्यू पुट की, और डेल्टा सी बिल्कुल उसी तरह दोनों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को आपस में माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए मल्टीप्लाई होकर, और ये थिकनेस आ गई। अब वो कहता है कि जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए ना, उसने चूंकि दोनों को अकोमोडेट करना है, एक का 90% होना चाहिए लॉस और दूसरे का 1% होना चाहिए, तो जो थिकनेस है वो इनकी दोनों की जो वैल्यूज निकली है ना डेल्टा एक्स, इनके दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें फिक्स लॉ का इस्तेमाल किया गया है और जो है ना वो वैल्यूज फाइंड की गई।